हाय ऑल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन, और ये कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक क्लास है, मतलब फर्स्ट क्लास है, और कह सकते हैं कि इंट्रो क्लास है। इस क्लास में क्या एजेंडा है, क्या पर्पस है, वो समझ लें। इस क्लास में सबसे पहला पर्पस ये है कि अप्रोच क्या रखें कॉम्प्रिहेंशन में, उसको पढ़ते वक्त या उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त क्या अप्रोच होना चाहिए। तो आज तो केवल कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ते हैं वो सीखेंगे। पढ़ने वक्त हम क्या ध्यान में रखते हैं, मतलब व्हाट शुड बी द अप्रोच टू अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन, कैसे रीड करना चाहिए, इन द बैक ऑफ माइंड क्या चलना चाहिए जब कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं, ये सब बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जो एजेंडा में हम रख देते हैं अप्रोच। अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि जब पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन को तो कैसे इफेक्टिवली पढ़ें और एक्टिवली पढ़ें। तो कैसे हम इफेक्टिवली कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें। और तीसरा, पैसेज का क्या कंपोनेंट होता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और पैसेज को पढ़ते वक्त हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या चलना चाहिए, क्या पिक करना है। तो बेसिकली हमें क्या पिक करना है पैसेज से, ये सब चीज आज के क्लास में हम ध्यान देंगे, समझेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहला जो चीज है हमारा कि अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, आपके एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन आता है, और इसलिए आपको अटेम्प्ट करने आना चाहिए। अभी तक आपको यही पता है कि पैसेज होता है और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का आंसर भी वही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज मैच करके आंसर करना शुरू करते हैं। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। इस अप्रोच से इस एग्जाम में करेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपका आंसर गलत ही होगा। तो सबसे पहले हम अप्रोच की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो अप्रोच क्या रखना है, अप्रोच हमें क्या रखना है। देखें, ये आप अप्रोच जानने से पहले थोड़ा सा जाने कि जो कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। और जो आप 10th क्लास में किए हैं या 9th क्लास में किए हैं या 11th 12th जहाँ भी किए हैं, वहाँ पे किए इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन। उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आप पढ़ते तो थे, पैसेज ऐसा ही वहाँ भी था, थोड़ा हो सकता है इसे आसान था, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था वो फॉर्मेट बेसिकली वो चेक करना चाहता था कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं कि नहीं। इसलिए आपसे वोकेबलरी चेक कर लिया, वर्ड का मीनिंग चेक कर लिया, सेंटेंस का अरेंजमेंट चेक कर लिया, ग्रामर चेक कर लिया, ये सब चेक करता था। तो बेसिकली वो कॉम्प्रिहेंशन का पर्पस था कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज पकड़ कैसा है ये चेक किया जाए। यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप पैसेज को पढ़ के उस पैसेज के पर्पस को समझ पाते हैं कि नहीं, पैसेज का जिस्ट क्या है, पैसेज का क्रक्स क्या है। ये बेसिकली एग्जामिनर डिमांड करता है, एक बच्चे को चेक करना चाहता है। तो कॉम्प्रिहेंशन को आप जो भी पैसेज में लिखा हो उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं कि नहीं, बढ़िया से उसके क्रक्स को समझ पाते हैं कि नहीं, और तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में समर्थ हैं या नहीं, एबल हैं या नहीं। तो बेसिकली यही है कि यहाँ के कॉम्पिटिशन का पर्पस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो कॉम्पिटिशन जो आप पढ़े थे स्कूल में उससे अलग है। ठीक है, अब अप्रोच क्या होना चाहिए जो आपके एग्जाम में 10th क्लास या 12th क्लास में अप्रोच आप रखते थे, वो हंटर अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हंटर अप्रोच। हंटर अप्रोच का मतलब ये था कि आपको पहले सिखा दिया, जो आपके टीचर होते हैं वो सिखाते हैं कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आप पैसेज पढ़ना, और फिर उसी से आप आंसर सर्च करना, ये करते थे। ये हंटर अप्रोच बोलते हैं। ये अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है कि बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूटली अगर आप पैसेज को पढ़ें और समझें तो आप आंसर कर पाएंगे। तो हंटर अप्रोच शुड बी अवॉइडेड। तो आप इस अप्रोच को अवॉइड कर दें।
इस अप्रोच को अवॉइड कर दें। दूसरा अप्रोच है कि स्कॉलर अप्रोच। स्कॉलर अप्रोच, स्कॉलर अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप पैसेज, एक ही पैसेज को बार बार पढ़ रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, और इस तरह पढ़ रहे हैं कि पैसेज का एक एक वर्ड समझ जाएं, एक एक सेंटेंस समझ जाएं। तो ये भी अप्रोच गलत है, क्योंकि एग्जाम में 22-23 पैसेज होते हैं। अगर इस अप्रोच से पढ़ोगे तो एक पैसेज में ही 20 मिनट लगा दोगे, ठीक है। तो 23 पैसेज होते हैं, मान लो आप 15 पैसेज भी एग्जाम में अटेम्प्ट लेते हो, क्योंकि आजकल जो पैसेज आ रहा है बहुत ही छोटा पैसेज होता है, उस पर एक ही क्वेश्चन होता है बेस्ट। पहले वाला बात नहीं है कि लंबा पैसेज था और 4-5 पैराग्राफ का, उसके बाद उसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन होता था या 5 क्वेश्चन होता था। ऐसा नहीं होता है इस बार। अब जो आता है बहुत सारे पैसेज होते हैं, 22-23 पैसेज होते हैं। इतने पैसेज इसलिए पूछते हैं कि एक पैसेज छोटा सा होगा, शॉर्ट पैसेज, 1-2 पैराग्राफ का, और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन रहता है। तो आप इस तरह 4 बार 5 बार एक ही पैसेज पढ़ोगे और हर एक वर्ड समझना चाहते हो, हर एक चीज समझना चाहते हो, तो काफी टाइम टेकिंग होगा। और ये अप्रोच से आप क्या कर पाओगे, 4-5-6 पैसेज में ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये, क्योंकि और भी चीज करना है आपको, मैथ्स भी करना है आपको, डाटा इंटरप्रिटेशन भी करना है आपको, रीजनिंग भी करना है, तो इस अप्रोच से काम नहीं चलेगा। तो ये पर्पस कभी नहीं होना चाहिए कि आप एक एक चीज समझ जाए, ये पर्पस कभी नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप हर एक चीज पैसेज का समझ जाए, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये भी अप्रोच गलत है, क्योंकि इतना टाइम देके बार बार पढ़ के पैसेज करेंगे तो इतना टाइम तो होता ही नहीं है। तो इस स्कॉलर अप्रोच भी नहीं रखना है। तो क्वेश्चन उठता है कि कौन सा अप्रोच रखें, विच अप्रोच वी शुड हैव। तो मैं बता रहा हूं, उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं बिग पिक्चर अप्रोच। नाम ही है बिग पिक्चर अप्रोच। ये अप्रोच रखना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि बिग पिक्चर अप्रोच क्या है। तो बिग पिक्चर अप्रोच का मतलब है कि आप पैसेज को एक बार पढ़ें, पहली बार वंस पढ़ें, और एक बार पढ़ने में ही पैसेज का क्रक्स जानने की कोशिश करें कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है, मेन पॉइंट पैसेज का क्या है, पैसेज का कंक्लूजन क्या है, पैसेज में कौन से पॉइंट को प्रूव किया गया है। क्योंकि कोई भी ऑथर पैसेज को लिखता है तो ऑथर का कुछ पर्पस होता है, कि कोई पॉइंट होता है जिसको वो प्रूव करना चाहता है, और उसको प्रूव करने के लिए सपोर्ट एविडेंस से बहुत सारे लॉजिक देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो पहली बार पैसेज पढ़ो, उसका मेन आप आइडिया समझ जाओ, क्रक्स समझ जाओ। डिटेल में नहीं जाना है, पहली बार पैसेज हर एक डिटेल को ही समझ जाना, ऐसा नहीं है। डिटेल वाला क्वेश्चन होगा तो हम डिटेल पे जाएंगे। तो आप वंस एक ही बार पैसेज पढ़ें, और चाहें कोशिश करें कि पैसेज का मेन आइडिया पता चल जाए। मेन आइडिया बोल लें, या आप उसको पॉइंट बोल लें, या पॉइंट बोल लें, ये आपको पता चल जाना चाहिए। मेन आइडिया या पॉइंट पता चल जाना चाहिए। डिटेल्स पहले रीडिंग में हो सकता है कि आप उतना डिटेल्स पे ध्यान न दें, क्योंकि इतना ध्यान न दे पाएं, क्योंकि पहली बार पढ़ें। डिटेल्स पे तब आएंगे जब क्वेश्चन उस तरह का स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। तो क्या अप्रोच रखना है, बिग पिक्चर अप्रोच। क्या अप्रोच रखना है, तो बिग पिक्चर अप्रोच। तो अप्रोच पता चल गया कि हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो एक बिग पिक्चर क्या है पैसेज का, वो हम कोशिश करेंगे जानने का। बिग पिक्चर मतलब मेन आइडिया, पॉइंट या क्रक्स हम जानने का कोशिश करेंगे। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, और क्रक्स ऑफ द पैसेज, और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इन फर्स्ट रीडिंग, पहली बार में। ठीक है, तो अप्रोच बिग पिक्चर का होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, अब अप्रोच की बात तो हम कर लिए। अब हम आते हैं कि जब पैसेज आप पढ़ते हैं तो आप देखो कि पैसेज का जो सब्जेक्ट है, पैसेज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पैसेज का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जानने की कोशिश, किस एरिया से पैसेज आया है। तो आपके एग्जाम में 2-3 एरिया काफी इंपॉर्टेंट, जहां से जनरली पैसेज आता ही आता है। क्या क्या है, तो इन्वायरमेंट
और इकोलॉजी, यहां से पैसेज रहेगा ही रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है इकोनॉमी। तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। यहां से आपका पैसेज पिक किया जाता है। जनरली पैसेज पिक कहां से करते हैं? तो पैसेज पिक करते हैं, सॉरी, पैसेज पिक करते हैं वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से। जनरली पैसेज वहीं से होता है या किसी मैगजीन से। बहुत बार ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी से भी पैसेज को पिक कर लेते हैं। लेकिन ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और इकोनॉमी या डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इन तीन से मोस्टली पैसेज होता है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारा एरिया है। हिस्ट्री से हो सकता है, हिस्ट्री से हो सकता है, किसी के ऑटोबायोग्राफी से कोई पिक कर लेगा, या मैनेजमेंट है, और भी बहुत जगह, बहुत सब्जेक्ट है जहां से पूछ सकते हैं। लेकिन तीन मेन एरिया है, वो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इकोनॉमी, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। बाकी और भी कुछ एरिया हो सकता है, या तो हिस्ट्री या ऑटोबायोग्राफी या मैनेजमेंट, कहीं से भी हो सकता है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट भी आपको रीडिंग कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे दें कि किस सब्जेक्ट, किस एरिया से ये पैसेज है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें ध्यान देना है कि किस स्टाइल में पैसेज लिखा हुआ है। स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग मतलब क्या स्टाइल है राइटिंग का? स्टाइल जो होता है वो सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव पैसेज। डिस्क्रिप्टिव पैसेज, यहां पे पैसेज डिस्क्रिप्टिव है, मतलब पैसेज में किसी फेनोमेनन को डिस्क्राइब कर दिया गया है। उसमें ऑथर का अपना कोई ओपिनियन नहीं है, किसी फेनोमेना, कोई थ्योरी, कोई न्यूज, उसको डिस्क्राइब कर दिया है। इसमें ऑथर न्यूट्रल है, ऑथर ने केवल डिस्क्राइब किया है। तो एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज, तीन तरह का जनरली स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। सबसे पहला मैंने बोला डिस्क्रिप्टिव पैसेज। दूसरा जो है वो है इवैल्यूएटिव पैसेज। क्या है? इवैल्यूएटिव पैसेज। इवैल्यूएटिव पैसेज में क्या होगा कि ऑथर किसी भी न्यूज को पिक करेगा, किसी भी थ्योरी को पिक करेगा, किसी भी आइडिया को, किसी दूसरे का आइडिया को पिक करेगा और उसको इवैल्यूएट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखेगा, एनालाइज करेगा। तो ऐसा ही पैसेज होता है जिसे हम इवैल्यूएटिव पैसेज होता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जब पढ़ो तो आप पिक कर लो कि वेदर पैसेज इज डिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव। और थर्ड जो हमारा है, थर्ड हमारा है, उसको बोलते हैं हम लोग परसुएसिव पैसेज। परसुएसिव पैसेज का मतलब है कि ऑथर का अपना आइडिया है जिसको वो सेल कर रहा है, रीडर को परसुएट कर रहा है, बेसिकली उस आइडिया को समझने के लिए, मानने के लिए। तो उसको बोलते हैं परसुएसिव पैसेज। ऑथर अपने आइडिया को सेल कर रहा है, मतलब आइडिया सेलिंग कर रहा है। तो थर्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है? परसुएसिव पैसेज। तो व्हाइल गोइंग थ्रू द पैसेज आपको स्टाइल ऑफ राइटिंग पे ध्यान देना है, वेदर दिस पैसेज इज डिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव और परसुएसिव। ठीक है, इससे काफी कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, तो स्टाइल ऑफ राइटिंग को ध्यान रखना। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, किस एरिया से पैसेज आया है। दूसरा स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, इस पे ध्यान देना है, स्टाइल ऑफ राइटिंग पे। अब आगे क्या ध्यान देना है? तो आगे ध्यान देना है स्टाइल ऑफ राइटिंग के बाद ध्यान देना है टोन। टोन का मतलब पैसेज का टोन क्या है, मतलब ऑथर ने लिखा है तो किस टोन में लिखा है। तो टोन बेसिकली तीन तरह का टोन होता है। सबसे पहला टोन जिसको हम लोग पॉजिटिव टोन बोलते हैं, पॉजिटिव टोन। पॉजिटिव टोन का मतलब ऑथर किसी चीज के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है, ऑथर इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सम आइडिया, अबाउट सम न्यूज, अबाउट सम थ्योरी, तो पॉजिटिव टोन है ऑथर का। दूसरा टोन होता है नेगेटिव।
नेगेटिव मतलब ऑथर इज पेसिमिस्टिक अबाउट समथिंग, सम न्यूज, सम आइडिया, सम थ्योरी। तो टोन पेसिमिस्टिक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा होता है न्यूट्रल, मतलब ऑथर का टोन क्या है, तो न्यूट्रल है, ना ऑथर पॉजिटिव है ना ऑथर नेगेटिव है। ऑथर ने ऑथर इज न्यूट्रल, ऑथर का स्टैंड क्या है, तो न्यूट्रल है। ऑथर ने किसी चीज को डिस्क्राइब कर दिया। जनरली न्यूट्रल स्टैंड ऑथर का कहाँ होता है, तो डिस्क्रिप्टिव पैसेज में। डिस्क्रिप्टिव पैसेज में ऑथर का स्टैंड न्यूट्रल होता है। तो वाइल गोइंग थ्रू द पैसेज, इन सब बातों का आपको बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, टोन क्या है पैसेज में, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कॉन्शियसली इसको आप सोचेंगे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बैक ऑफ द माइंड आपको चलेगा कि स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टोन क्या है पैसेज में ऑथर का, ये सब चीज़ आपको बैकग्राउंड में चलता रहेगा। आप इसको खोजते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे पैसेज। अब मैं नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं कि कैसे एक्टिवली एंड इफेक्टिवली पैसेज को रीड करते हैं, तो वो समझे। मैं लिख रहा हूं यहां पे कि एक्टिवली एक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैसे रीड करें पैसेज को, कैसे रीड करें। तो कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है, मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि इंगेज विद द पैसेज, इंगेज विद द पैसेज, इंगेज विद द पैसेज, मतलब पैसेज के साथ इंगेज रहें। इंगेज रहने का मतलब यह है कि जब आप पैसेज पढ़ते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड रहें, पैसेज की बातों को समझने की कोशिश करें, कॉन्सेंट्रेशन ठीक रहना चाहिए। इंगेज विद द पैसेज। अब यहाँ पे दो बातें देखो, आपके इंटरेस्ट का पैसेज अगर होगा, मान लो एक सब्जेक्ट इकोनॉमी का पैसेज हो गया और आप इकोनॉमी के ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट रहे हैं, मान लो इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट रहा है, तो इकोनॉमी को पैसेज को आप बहुत फास्ट पढ़ जाओगे। लेकिन इसमें क्या होगा गलती आपसे, जब उसके बेस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आप आंसर कर दोगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि आपको यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। द आंसर शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ द पैसेज। इसलिए अपनी नॉलेज को वहां पर यूज नहीं करना है। जो पैसेज आपके इंटरेस्ट का बहुत फास्ट पढ़ जाओगे, ये एकदम सही बात है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन ये है कि आप उसको आंसर करने वक्त अकॉर्डिंग टू द पैसेज उसको आप आंसर करना, न कि अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर करना, वो गलत होगा। दूसरा क्या होता है, जहां पर इंगेज जनरली स्टूडेंट नहीं होता है, पैसेज ड्राई मिल गया। ड्राई का मतलब है कि आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स का कोई पैसेज मिल गया या प्योर मैनेजमेंट का पैसेज मिल गया, आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। अगर आपके पास चॉइस है कि पैसेज को छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दो, नहीं चॉइस है तो क्या करें, तो डू सम जॉटिंग्स इन द राइट हैंड साइड, डू राइट सम मेन पॉइंट इन द राइट हैंड साइड ऑफ द पैसेज। इससे क्या होगा कि यू विल बी इंगेज्ड विद द पैसेज, यू विल बी इंगेज विद द पैसेज, और आप कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। बट ये तभी करना, इस पैसेज को तभी अटेम्प्ट करना जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है बाकी क्वेश्चन करने का। अगर बहुत ही ड्राई पैसेज मिल गया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इन दैट केस व्हाट यू विल डू कि आप ये डिसाइड करोगे कि भाई हमें ये पैसेज करना है या नहीं करना है। नहीं, कंपल्सरली आपको करना ही है, देन राइट मेन पॉइंट इन द राइट हैंड साइड ऑफ द पैसेज, डू सम जॉटिंग्स। इससे क्या होगा कि पैसेज के साथ इंगेज रहोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चीज ये बताया मैंने। दूसरा चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लुक फॉर द gist, or you can say crux of the passage, look for the gist or crux of the passage, मतलब
जब आप पढ़ते हो पहली बार तो आप देखो कि भाई इस पूरे पैसेज का निचोड़ क्या है, व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू प्रूव, ऑथर का मेन पॉइंट क्या है। तो लुक फॉर द जिस्ट और क्रक्स ऑफ द पैसेज, ये दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है। पैसेज को जब पढ़ रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड आपका ये चल रहा है कि आपको पैसेज का क्रक्स पता करना है। ठीक है, अब आप तीसरा क्या ध्यान रखना है देखें। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है लुक फॉर द सिंपल स्टोरी, मतलब पैसेज को सिंप्लीफाई करके एक सिंपल स्टोरी में कन्वर्ट कर लें कि ये है पैसेज। लुक फॉर द सिंपल स्टोरी ऑफ द पैसेज। ठीक है, चौथा जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अनपैक द बिगिनिंग, अनपैक द बिगिनिंग, या ये हुआ कि आप बिगिनिंग को समझने का कोशिश करें। अनपैक मतलब जैसे पैकेट नहीं खोलते हैं, वही हुआ कि आप बिगिनिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिगिनिंग पे थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, बिगिनिंग समझेंगे तभी आप आगे भी पैसेज को समझ पाएंगे। तो अनपैक द बिगिनिंग, बहुत बार क्या करता है एग्जामिनर या जो क्वेश्चन सेटर होता है वो बिगिनिंग ही डिफिकल्ट बना देगा, बहुत ही डिफिकल्ट सेंटेंस होगा, तो आप उस सेंटेंस को छोटे छोटे सेंटेंस से ब्रेक करके ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिगिनिंग। अगर आप बिगिनिंग समझ जाओगे तो आप आगे ही समझ जाओगे। तो अनपैक द बिगिनिंग, तो एक्टिव रीडिंग का ये भी एक पार्ट है। नेक्स्ट है ट्राई टू लिंक विथ what you already know, मतलब आप कोशिश करो जो आप जानते हो उसे लिंक करने का, तो होगा ये कि आप समझ जाओगे पैसेज को। ट्राई टू लिंक विथ व्हाट यू ऑलरेडी नो, लिंक करोगे तो आप समझ जाओगे पैसेज क्या है, क्या कहना चाह रहा है। अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं कि मान लो 3-4 पैराग्राफ है पैसेज में, तो ट्राई टू लिंक द पैराग्राफ, ट्राई टू लिंक द पैराग्राफ। तो इससे होकर क्या होगा, एक पैराग्राफ में एक आइडिया डिस्कस होता है, तो 2-3 पैराग्राफ है तो आप तीनों आइडिया को लिंक कर दोगे तो पैसेज आपके पकड़ में होगा, पैसेज आप समझ जाओगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं ट्राई टू लिंक द पैराग्राफ्स, ट्राई टू लिंक द पैराग्राफ्स। 2-3 पैराग्राफ है, मतलब आपको पता होगा कि एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया डिस्कस होता है, आप 2-3 आइडिया को लिंक कर देते हो तो पैसेज आपके पकड़ में हो। ठीक है, अब है नेक्स्ट है पे अटेंशन, पे अटेंशन टू सिग्नल वर्ड्स, सिग्नल वर्ड्स या ट्रांजिशन वर्ड बोलते हैं। तो पे अटेंशन टू सिग्नल वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स। अब ये क्या होता है, तो हाउएवर, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, ये सब सिग्नल वर्ड्स है। आप पैसेज पढ़ रहे हो, आप हाउएवर आ गया तो आप समझ जाओ कि पैसेज का डायरेक्शन बदलने वाला है। फर्दर मोर या इन एडिशन टू, तो कुछ एडिशनल पॉइंट आने वाला है। तो इन सब वर्ड पे, इन सब फ्रेज पे या ग्रुप ऑफ वर्ड पे आपको जो सिग्नल की तरह काम करता है उस पर थोड़ा सा आपको अटेंशन देना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो पैसेज लंबा है, पैसेज क्या है, लंबा है। तो पैसेज अगर लंबा है तो क्या करो, लास्ट में पिकअप द पेस। पिकअप द पेस का मतलब शुरू में आप टाइम डिवोट करो पहले पैराग्राफ में, बाद में 2-3 पैराग्राफ आ रहा हो तो आप फास्ट पढ़ जाओ, बहुत डिटेल में नहीं जाना, आप फास्ट पढ़ जाओ, क्योंकि आप शुरू का समझ गए हो तो आपको बाद में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कुछ बातें मैंने लिखा है यहाँ पे, आप इसको देखें
पहला क्या है आपका, इंगेज विद द पैसेज। दूसरा क्या है, लुक फॉर द जिस्ट और क्रक्स ऑफ द पैसेज। लुक फॉर द सिंपल स्टोरी, आप सिंप्लीफाई करो, एक सिंपल स्टोरी बना दो पैसेज का। देन अनपैक द बिगिनिंग, देन ट्राई टू लिंक विथ व्हाट यू ऑलरेडी नो। आप जो जानते हैं उसके साथ लिंक करेंगे तो पैसेज आपको समझ में आएगा। फिर मैं लिखा हूं कि ट्राई टू लिंक द पैराग्राफ, और 3-4 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में एक आइडिया डिस्कस होता है, तो 3-4 आइडिया को आप डिस्कस कर दोगे। फिर है पे अटेंशन टू सिग्नल वर्ड्स, मतलब सिग्नल, हाउ एवर, फर्दर मोर, बट, इन एडिशन टू, ये सब है सिग्नल वर्ड्स है। आप उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो कि आप एडिशनल पॉइंट क्या है या डायरेक्शन कहाँ बदल गया है पैराग्राफ का, ये ध्यान देना है। पिकअप द पेस मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है कि पिकअप द पेस मतलब मान लो सपोज करो पैसेज बड़ा मिल गया, हर एक बार छोटा पैसेज आता, अब बड़ा मिल गया जो जैसे पहले आता था, तो क्या करोगे कि पहले पैराग्राफ में तो समय लगा दिया, आप समझ गए उसको, तो बाकी पैराग्राफ को पढ़ने में फास्ट हो जाओ, क्योंकि टाइम भी तो सेव करना है। ये एक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो रीड करते हैं पैसेज को, तो ये सब कुछ तरीका है, ये आपके बैक ऑफ द माइंड में चलते रहना चाहिए, और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। देखो शुरू में आपको सोच के सब चीज़ यूज करना पड़ेगा, बाद में थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ये माइंड में चलेगा। ठीक है, अपने आप माइंड में चलेगा, बैक ऑफ द माइंड चल, एक सॉफ्टवेयर की तरह आप पैसेज जैसे ही देखोगे तो आप ये सब चीज़ अप्लाई कर दो। ठीक है, देखो पैसेज सॉल्व करना एकदम साइंस है, एकदम साइंस है, मैं बता दूं। और अगर थोड़ा सा आप टेक्निक यूज कर लोगे तो आप पैसेज इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन में गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ द पैसेज। कंपोनेंट ऑफ द पैसेज, पैसेज में क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है द पॉइंट। द पॉइंट आप बोल सकते हो मेन आइडिया, कि ऑथर इस पैसेज में क्या बताना चाहता है, ऑथर का पर्पस क्या है, ऑथर कौन से पॉइंट को बताना चाहता है, मेन पॉइंट क्या है, पर्पस क्या है, मेन आइडिया क्या है। तो एक कंपोनेंट ये हुआ पॉइंट। जनरली हम समझते हैं कि पॉइंट मीन्स कंक्लूजन, जनरली समझते हैं कि लास्ट में रहता है, पैसेज के लास्ट में कंक्लूजन लिखा होता है, ऐसा नहीं है, कंक्लूजन नहीं, लास्ट में, बिगिनिंग में भी हो सकता है पॉइंट, मिडिल में भी हो सकता है, पैसेज के मिडिल में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पैसेज के लास्ट में ही पॉइंट लिखा होगा। ठीक है, ये मिडिल में भी हो सकता है या बिगिनिंग में भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट जो है वो है सपोर्ट। क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब यह है कि पॉइंट को प्रूव करने के लिए सपोर्ट में ऑथर विल गिव यू एविडेंस, एग्जाम्पल्स, पैरेलल लॉजिक, पैरेलल आर्गुमेंट। पैरेलल आर्गुमेंट मतलब कुछ ऐसा एग्जाम्पल होगा कि पैरेलल चीज कि वहां पे प्रूव किया होगा उस पॉइंट को, तो वो चीज यहां पे सपोर्ट में दे देगा। तो पॉइंट को प्रूव करने के जो एविडेंस, एग्जाम्पल जो भी देता है, जो भी लॉजिक आर्गुमेंट होता है, उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो ये दोनों ऑलवेज प्रेजेंट होता है, मेन पॉइंट, मेन आइडिया, और सपोर्ट उसके लिए जरूर प्रेजेंट हो। तीसरा चीज है बैकग्राउंड। क्या है, बैकग्राउंड। बहुत बार बैकग्राउंड भी पैसेज का दिया जाता है, कि एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है जिससे पैसेज को समझने में आपको दिक्कत ना हो, कि ये कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर ये पैसेज है। तो बैकग्राउंड विल प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। क्या प्रोवाइड करेगा, तो इट विल प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और मैं बता दूं ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब पैसेज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑप्शनल है, इट मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, चौथा चीज है जो इम्प्लीकेशन। क्या है,
तो इम्प्लीकेशन, चौथा चीज क्या है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन भी ऑप्शनल है, इम्प्लीकेशन भी ऑप्शनल है। जस्ट मिनट, ऑप्शनल है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अब इम्प्लीकेशन होता क्या है, तो जो मेन पॉइंट है उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, उससे बहुत सारे चीज आप डिड्यूस कर सकते हो, डिडक्शन बेसिकली। तो किससे, मेन पॉइंट से क्या क्या इम्प्लाई हो सकता है वो चीज भी रहता है पैसेज में, बट ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है। लेकिन फर्स्ट दो जो है, द पॉइंट एंड सपोर्ट, वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है। बैकग्राउंड एंड इम्प्लीकेशन ये दोनों ही ऑप्शनल है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये था कंपोनेंट ऑफ द पैसेज। जनरली पैसेज के में ये चार कंपोनेंट रहता है, फर्स्ट टू तो रहेगा ही रहेगा, जो लास्ट टू बैकग्राउंड और इम्प्लीकेशन लिखा है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आज के क्लास में जो मेरा पर्पस था वो मैंने बताया, मैंने शुरू में बताया था कि पैसेज के बारे में बताएंगे, कैसे पढ़ते हैं, क्या तरीका होता है, क्या हम देखते हैं पैसेज में, क्या अप्रोच रखना चाहिए, पैसेज का क्या कंपोनेंट होता है, वो आज की क्लास में बताया है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ छोटे छोटे पैसेज हम लाएंगे जिसका मेन आइडिया हम सर्च करने की कोशिश करेंगे, इसका क्रक्स क्या है पैसेज का, तो वो थोड़ा करेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, फिर उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपके आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और दिस इज क्वाइट यूजफुल फॉर यू, होना चाहिए मेरे हिसाब से। I hope you have enjoyed this session. Thank you. Have a good day.